में आज हमारे साथ हैं वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सीईओ रवि धर्मशी। रवि जी के पास भारतीय शेयर बाजार में 21 साल से ज़्यादा का अनुभव है। इन्होंने अमेरिका के मैकलम बिजनेस स्कूल से एमबीए की पढ़ाई की है। 4 साल तक वो रेयर एंटरप्राइजेस के साथ भी जुड़े रहे हैं और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के माहिर माने जाते हैं। इनके पीएमएस ने शानदार रिटर्न्स जनरेट किए हैं और मार्केट को आउट परफॉर्म किया। रवि जी, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोगों ने बहुत पैसा बनाया इस तेज़ी में और ख़ासतौर से मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में इस साल तो ज़बरदस्त पैसा बनाया। मतलब गंदे से गंदे पोर्टफोलियो ने अच्छा पैसा बनाया होगा, अच्छे पोर्टफोलियो जैसे आपके पोर्टफोलियो ने तो बहुत पैसा बनाया। लेकिन अब क्या व्यू बन रहा है? अब जब ये साल खत्म होने को आ रहा है, 2024 को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है? अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी और आपके व्यूअर्स को नमस्कार। बट मैं ये कहूंगा कि जो कोविड के पुरान जो तेजी शुरू हुई है इंडिया में, वो एक 15 महीने का समय था जब मार्केट ठीक नहीं चल रही थी। फिर जो इस साल के जनवरी फरवरी से जो मार्च में रैली शुरू हुई, वो पहले मिड एंड स्मॉल कैप में शुरू हुई और एक्चुअली पूरी दुनिया में नहीं थी। अब लास्ट 15 दिन से जो मार्केट का रुख चेंज हुआ है, वो एक मैक्रो ट्रेड की तरह हो रहा है। अभी तक मार्केट स्टॉक पिकर्स मार्केट थी, मिड कैप स्मॉल कैप फोकस मार्केट थी, बिकॉज डोमेस्टिक फ्लो स्ट्रांग थे। बट अब यहां से फॉरेन फ्लो स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। और रीजन उसका सिंपल है, दो तीन चीजें हो गई। एक तो यूएस में इंटरेस्ट रेट जो 10 ईयर था वो 5.2 वाला 4 के नीचे चला गया। क्रूड जो 95 के आसपास चल रहा था वो 75 चला गया। और तीसरा जो इंडिया में थोड़ी बहुत हालांकि काफी कम थी, बट जो थोड़ी बहुत अनसर्टनिटी थी रिगार्डिंग सेंट्रल इलेक्शंस में क्या होगा, वो राज्य के इलेक्शंस के साथ साथ वो भी दूर हो गई। तो इंडिया ने अपने आप को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरफ पोजीशन कर लिया है। एंड नाउ दैट मनी विच वाज वेटिंग ऑन द साइडलाइन, वो अब अट्रैक्ट हो रहा है। तो जो हमने 15 दिन में देखा है कि $3-4 बिलियन आ गए, रोज के एक दो डील हो रहे हैं, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ये मुझे लगता है ये और भी यहाँ से जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। शायद मार्केट का थोड़ा कलर चेंज हो गया है, जो मिड एंड स्मॉल कैप से ज्यादा अभी लार्ज कैप में थोड़ी सी ज्यादा तेजी दिख रही है। कि लार्ज कैप में थोड़ी ज़्यादा तेज़ी दिख रही है। तो आप आपके पीएमएस में 5 साल में ग्रोथ स्कीम में 25% का कैगर रहा है और प्लेटिनम स्कीम में 29% का कैगर रहा है। 5 साल में 29% कैगर मतलब शानदार रिटर्न्स। तो आप अपने पोर्टफोलियो में अभी कुछ चेंजेस कर रहे हैं क्या? और इस समय आपका पोर्टफोलियो किस तरफ ज़्यादा स्क्यूड है? एक तो सबसे पहले आई थिंक काफी लोगों को डर लगा रहता है। इनफैक्ट 6 महीने पहले काफी लोग मुझे कह रहे थे मिड एंड स्मॉल कैप में अभी हो गया है, अब यहाँ से और कितना पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। और काफी लोगों ने ये भी कहा कि मैं अभी यहाँ से और पैसे नहीं लूंगा अपने फंड में। मैं उस कैंप में नहीं हूँ। मुझे लगता है बाजार का रुख तेजी है और ये रुख तेजी रहेगा। हाँ, थोड़े वैल्यूएशंस अनकंफर्टेबल हो गए हैं, बट मार्केट का ये नहीं है काम कि आपको अच्छे से एकदम कन्वीनियंटली अच्छा वैल्यूएशन वाला एंट्री पॉइंट दे दे। ये तो हर साइकिल में होता है कि हम एक्सट्रीम पेसिमिज्म से लेके एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म की तरफ जा रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि हम अगले 6-12 महीने में ये एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म की तरफ जा रहे हैं। हैविंग सेड दैट, हम एक स्टॉक पिकर हैं। हम जहां अपॉर्चुनिटी दिखती है वहां जाते हैं, ना कि स्मॉल कैप मिड कैप फोकस्ड है, ना लार्ज कैप फोकस्ड है। हम उस तरह से मार्केट को नहीं बांटते, पर हमारा नेचुरली, बिकॉज वी लुक फॉर ऐसी कंपनियां जो 20-25% से ज्यादा अर्निंग्स के अगर दे पाए, तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा फास्टर ग्रोइंग कंपनीज तो छोटी साइज की होती है, बट एकदम छोटी नहीं होती है वो। 1 बिलियन से लेकर $10 बिलियन के बीच में मार्केट कैप जनरली होता है। तो वहां पर और भी मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं जहां पर आपको 20-25% अर्निंग्स कैगर वाली कंपनी जो रीजनेबल वैल्यूएशन, जब मैं रीजनेबल कहता हूं तो मतलब पेग रेशियो ऑफ लेट्स से 1.2 की तरफ, 1.1 से 1.2 में मिल जाती है, मतलब 30-35 का पी मल्टीपल पे। तो अगर ऐसा है तो अगर इवन इफ थोड़ा सा डीरेटिंग भी हो जाए, तो भी आपको 15 से 20% अर्निंग्स स्टॉक रिटर्न्स यहाँ से 5 साल में मिल सकते हैं। ये मेरा मानना है कि वी शुड कंटिन्यू द फोकस। हाँ, अगले 6 महीने 12 महीने में ऐसे लगता है कि बिकॉज मनी फ्लोज विल बी ड्रिवन बाय एफआईआई मोर, तो वहां पर थोड़ी एक्स्ट्रा रिटर्न्स आ सकती हैं। बट अगर आप 4-5 साल का व्यू लो, तो मिड एंड स्मॉल कैप में अभी भी अपॉर्चुनिटी है।
ओके, तो रवि जी की जो अब तक की टिप्पणी थी उसके बाद आपको ये एक चीज़ तो जहन में आ गई होगी कि चल चुका है बहुत, ये एक सिद्धांत नहीं है। अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी हो और रीजनेबल अगर आप देखें प्राइसिंग हो तो वो चेज़ करने लायक चीज़ अभी भी है। रवि जी, इसी दृष्टिकोण से मेरे जहन में बार बार दो स्पेस आते हैं जिसको स्पेशली दूसरे कार्यकाल में इस केंद्र सरकार की बहुत बाजार ने वरीयता दी, डिफेंस और रेलवे। अब रेलवे को अमूमन हम ये कह देते हैं कि जनाब बहुत चल चुका है, एक वर्टिकल राइज था, बट इन दो स्पेसिस में आपको अर्निंग्स की विजिबिलिटी और कितनी स्ट्रांग लग रही है आपके अनुमान से, और इन दो स्पेस पे आपका व्यू क्या है? अर्निंग्स विजिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है वीरेंद्र जी, एंड यहाँ पर अर्निंग्स का तो प्रॉब्लम है ही नहीं, पर ये क्वेश्चन ये पूछने लायक है, क्या हम FY25 का अर्निंग्स डिस्काउंट कर रहे हैं या FY26 का? सो अगर FY26 का भी डिस्काउंट कर रहे हैं तो वहां थोड़ी सी आपको कॉशियसनेस आपको बरतना चाहिए वहां पर। बट हैविंग सेड दैट, टेलविंड अभी भी बहुत जोरदार है। आज ही हमने देखा, एक पढ़ा के गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट 1 लाख करोड़ रुपया स्पेंड करने का ऑन न्यू ट्रेन। 2 वैगन ऑर्डर अभी ही रिलीज हुए हैं, ऑलमोस्ट 10,000 वैगन्स के ऑर्डर रिलीज हुए हैं। एंड यहाँ पर 2 चीजें हो रही है, एक तो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं इंडियन रेलवेज, और दूसरा अपग्रेडेशन हो रहा है। तो एक रियलाइजेशन भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही कंपनियां हैं जो इस डिमांड को केटर कर सकती हैं, स्पेशली इन द वैगन साइड। सो दैट वे इट इज अ वेरी गुड इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, और यहाँ से काफी पैसे बने हैं। बट वो क्या होता है ना कि हमने 20 साल से इस जगह पर पैसे बनते नहीं देखे हैं, तो एनालिस्ट जरा उसमें हिचकिचाते हैं कि अरे ये बिजनेस का क्वालिटी अच्छा नहीं है और काफी कुछ प्रॉब्लम है, जो सही है। बट जब एक सेक्टर चेंज होता है तब उसका फिर पास्ट इट बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर एनालिस्ट टू एनालाइज इन द न्यू लाइट। सो मुझे लगता है ये नया सेक्टर बॉर्न हुआ है। हाँ, थोड़ा 6-12 महीने में शायद आपको बहुत ज्यादा रिटर्न ना बने, बट 4-5 साल का व्यू लें तो यहाँ पर भी तेजी और बनी रहेगी। जी हाँ, 4-5 साल का व्यू रखिए। अगर आप आए हैं तो आपको इस बात से बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए कि शेयर आके बहुत चल चुका है। नहीं, अर्निंग विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी है। अच्छा रवि जी, अब एक स्पेस पे भी कुछ देर पहले आपके आने से पहले हम बात कर भी रहे थे, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़। आप मेटल्स पे आइए, फेरस नॉन फेरस ग्रुप पर। मेटल्स में इस बार हमने जो कॉन्फिडेंस देखा वो गजब का था। ऑल टाइम हाई इंडेक्स पे, ऑल टाइम हाई पर ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। आज केमिकल्स में काफ़ी स्विंग है, जो कि CY23 के फर्स्ट हाफ में काफ़ी इश्यूज के चलते बैकफुट पे था। इन दो स्पेसेस पे आपका व्यू क्या है सर इस वक्त? सो हम मेटल्स थोड़ा कम ही ट्रैक करते हैं, बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पर कमोडिटी सेक्टर में तेजी आती है जब सप्लाई बहुत सालों से बड़ा नहीं होता है। और हमने ये देखा है कि जो 2003 से 8 की तेजी थी, तब हम सब ज्यादा कमोडिटी कंपनियों ने बड़ा एक्सपेंशन किया था। उस बात को अब 10, 12, 15 साल होने आए हैं, तो मैं ये अनुमान लगा सकता हूं कि यहाँ पर सप्लाई काफी क्रंच हुआ होगा और डिमांड उसकी ऐसी ही एक 4-5-6% पर ग्रो होती रहती है, बट सप्लाई बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो जब सप्लाई कम हो जाता है तो फिर वहां पर कमोडिटी पर प्राइस पे प्रेशर आने लगता है। मैं कमोडिटी का एक्सपर्ट नहीं हूं, बट मुझे लगता है शायद ऐसी कंडीशंस डेवलप हो रहे हैं ऑन द कमोडिटी साइड। दूसरा सेक्टर आपने केमिकल्स का, आई थिंक केमिकल्स में थोड़ा सा डरना चाहिए। एक 2014 से लेके 2021 तक एक बहुत बड़ी तेजी चली, जब ये 25,000 करोड़ का सेक्टर 5.5 लाख करोड़ का हो गया। और उसके बाद, और तेजी के कारण क्या थे, तो चाइना अपना प्रोडक्शन बंद कर रहा था, इंडिया प्रोटेक्शन दे रहा था, और ये सारी कंपनियां बहुत सस्ती थी। अब अगर देखो तो ये सारी कंपनियां अब बहुत सस्ती नहीं रही हैं। दूसरा, चाइना इज बैक इन द मार्केट और वो काफी कमोडिटी केमिकल्स डंप कर रहा है। और तीसरा, जो इंडिया प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, वो प्रोटेक्शन कम हो चुका है। तो यहां से बहुत बड़ी तेजी केमिकल सेक्टर में मानना मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। बट हैविंग सेड दैट, क्या 1-2-4 कंपनी हो सकती हैं जो यहां से भी बहुत अच्छा रिटर्न दे सके इन अ पर्टिकुलर नीश एरिया, तो वो हो सकता है। पर आपको स्टॉक पिकिंग की जरूरत है, ना कि पूरे सेक्टर को एक पेंट ब्रश से कलर करने की। ओके, चलिए रवि जी, एक स्पेस जहां पर शानदार कमबैक है, शानदार, वो है आईटी। मिड कैप आईटी तो खैर कभी गिरा ही नहीं था, लेकिन लार्ज कैप आईटी जिस तरीके से गिरा, उसी पेस से रिकवरी आ रही है। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है, गिवन अब यूएस में एक जो एनवायरनमेंट बन रहा है कि शायद रेट कट्स हों और रिसेशन भी ना आए, क्या वापस लेने का टाइम आ गया आईटी स्टॉक्स को?
क्लियरली आईटी एंड बैंकिंग दो सेक्टर हैं इंडिया में जहां पर मैक्सिमम एफआईआई ओनरशिप है, और एक्चुअली यहाँ पर अगर पैसे जाते हैं बाहर तो इन्हीं दो सेक्टर से जाते हैं, और पैसे आते हैं तो सबसे पहले इन्हीं दो सेक्टर में आते हैं। सो इट इज पार्ट ऑफ द ग्लोबल मैक्रो ट्रेड जो इंडिया के फेवर में आ रहा है। और थोड़ा बहुत जो एकदम टेंशन हो गया था कि यूएस में शायद रिसेशन चला जाए, सॉफ्ट लैंडिंग ना हो, वो थोड़े कंसर्न्स अब शायद थोड़े कम हो रहे हैं। इसीलिए ये रिवर्जन टू मीन और थोड़ा ग्लोबल ट्रेड का पार्ट है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करो तो आईटी में बहुत डिफिकल्ट है इन द लार्जर कैप स्पेस टू जनरेट मोर देन 15% कंपाउंडेड रिटर्न। ये कंपनियां अब काफी बड़ी हो चुकी हैं, मैच्योर हो चुकी है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ 8-10% से ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। बट छोटी कंपनियां और भी हैं, और मैं जब आईटी की बात करते हैं तो उसमें काफी छोटे सब सेक्टर्स होते हैं, प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं, प्लेटफॉर्म कंपनीज होती हैं, डिजिटाइजेशन प्लेज होते हैं, सम स्मॉलर ER&D कंपनी होती है। तो ये सारे छोटे एरिया, नीश एरिया हैं जहां पर काफी आपको हाई ग्रोइंग कंपनीज मिल जाएंगी। सो दोज आर द वंस जहां पर आपको देखना चाहिए, और डेफिनेटली यहाँ वहां का फ्यूचर और भी थोड़ा ब्राइट लग रहा है। ओके अच्छा रवि जी, अब थोड़ा सा इंश्योरेंस स्पेस पे बात करते हैं। आई मीन स्टॉक्स लाइक HDFC लाइफ, SBI लाइफ, इन्होंने अच्छा मूव दिया CY23 में। बीते 4-5 साल में एक प्राइवेट स्पेस ने जिस सरकारी स्पेस में थोड़ा सा अगर आप देखें डेंट लगाया है या फिर उस मार्केट में एंट्री करने की कोशिश की है, वो है ये कंपनियाँ। इन्होंने LIC से काफ़ी कारोबार लिया है और इनफैक्ट मार्केट बड़ा भी हुआ है। अब आज सुबह ही हम खबर पढ़ रहे थे कि M&M फाइनेंशियल्स वो हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में आने की सोच रहे हैं। क्या ये स्पेस आपके पोर्टफोलियो में था, आपके PMS में था, जिसको आप लोगों ने इंक्लूड किया था, और इस पर आपका व्यू? जब हम सबसे ज्यादा बुलिश हैं फाइनेंशियल्स एज अ सेक्टर पर। फाइनेंशियल्स में दोनों आते हैं, लेंडिंग कंपनीज और नॉन लेंडिंग कंपनीज। और जब हम नॉन लेंडिंग कंपनीज की बात करते हैं तो उसमें कैपिटल मार्केट रिलेटेड इंटरमीडियरीज होते हैं, और ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट कंपनीज भी होती हैं जहां पर कोई मैन्युफैक्चरर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो। सो फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही स्पेस हमको अच्छे लग रहे हैं फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बट हमारा बेट आज के तारीख में जनरल इंश्योरेंस पर ज्यादा है ओवर लाइफ इंश्योरेंस। एंड द रीजन बीइंग वेरी सिंपल, हमें एक इंश्योरेंस का फ्लोट अच्छा लगता है जो लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता, जनरल इंश्योरेंस में होता है। ऑल्सो जनरल इंश्योरेंस में थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो ज्यादा था वो मोटर ओडी स्पेस में था, वो वहां पर वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम हो रही है, एंड द ग्रोथ ऑल्सो इज कमिंग बैक। तो इसकी वजह से जनरल इंश्योरेंस की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा है। बट हैविंग सेड दैट, लाइफ इंश्योरेंस यस, जो 4-5 साल से एक्चुअली परफॉर्म नहीं किया था उसने अब परफॉर्म शुरू किया। वो परफॉर्मेंस नहीं था क्योंकि रेगुलर का थोड़ा जोर ज्यादा था इस सेक्टर पे। कहीं पर भी ये लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा कहीं कमा रहे हो या मिस सेलिंग या कुछ हो रही हो तो रेगुलेटर ट्राइज टू पुट अ कर्व ऑन इट, एंड दैट लीड्स टू स्टॉक्स अंडर परफॉर्मेंस ओवर अ मीडियम टर्म। तो 4-5 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस रहा है वो थोड़ा करेक्ट हुआ है। बट आज जो स्टेप्स IRDA ने अभी फिर से लिया है इंडिकेट्स टू अ फैक्ट दैट दे आर स्टिल नॉट डन। तो यहाँ पर थोड़ा रेगुलेटरी हेडविंड रहा है, रहेगा ऐसा लग रहा है इन लाइफ इंश्योरेंस स्पेस। बट अदरवाइज एज अ स्पेस टू इन्वेस्ट इन फॉर द लॉन्ग टर्म ये काफी अच्छी जगह है। वाकई, और जनरल इंश्योरेंस पे अगर आप देखें रवि जी का काफ़ी फोकस है उस पर ज़्यादा, अगर आप देखें तो कंफर्टेबल है इस पर कॉल लेने में, और इनफैक्ट उसको इंक्लूड भी किया है उन्होंने अपने PMS में। अच्छा सर, पॉसिबली एक स्पेस और ये भी बड़ा ओवर हीटेड स्पेस रहा। अब धारणा वही बनती है क्योंकि इसकी मिड कैप में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, दैट्स पावर जनरेशन, पावर फाइनेंस। आपने REC PFC को देखा ही होगा, आपने NTPC को देखा होगा। मेरे ख्याल से हमने अपने करियर में इतने स्ट्रॉन्ग और वर्टिकल राइज पहली बार देखे हैं। रवि जी, आपका व्यू इन स्पेस पे? तो वीरेंद्र जी, आई थिंक एक थीम है जिस पर हम बहुत ज्यादा बुलिश हैं, उसे हम एनर्जी ट्रांजिशन कहते हैं। ये हर 50-100 साल में एक ट्रेंड आता है जब हम एज ए ह्यूमंस वी मूव फ्रॉम, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी चेंज होता है। तो आज के तारीख में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो एनर्जी मिक्स है तो अबाउट 50-60% ऑफ इट दैट कम्स फ्रॉम कोल से आता है, और कोल और क्रूड से आता है, और थोड़ा सा और मेजॉरिटी कोल एंड क्रूड से आता है।
अब पूरी ह्यूमैनिटी इज मूविंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स। तो ये हम जो पावर जैसे जनरेट कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है, पावर जैसे कंज्यूम करेंगे वो चेंज हो रहा है, और जो पावर का ट्रांसमिशन है वो भी शायद चेंज होगा, इनफैक्ट काफी हद तक चेंज होगा। तो इसकी वजह से पूरी पावर सेक्टर में एक फिर से नई तेजी शुरू हुई है, बिकॉज काफी यहाँ पर पैसा खर्चा होने वाला है। द काइंड ऑफ मनी दैट इज गोइंग टू बी स्पेंट इज ह्यूज, बट ये थर्मल कैपेक्स की तरफ ज्यादा नहीं जाएगा। यस, यहाँ से इंडिया में 10 साल 12 साल तक थर्मल पावर प्लांट का भी कैपेक्स नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट गिर के 1 गीगावाट हो गया था। वो 1 गीगावाट बढ़ के 5-6 गीगावाट हो जाएगा। पर अगर आप देखें रिन्यूएबल्स की तुलना में तो ये काफी कम रहेगा। आगे चल के हमारी एनर्जी मिक्स विल गो टुवर्ड्स मोर एंड मोर टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स। सो द कंपनीज दैट यू स्पोक अबाउट, उसमें फाइनेंसिंग कंपनीज भी आ जाती हैं जिनका फोकस टोटली ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है। तो यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ट्रिमेंडस हैं, एंड आई थिंक उसे वही मार्केट रिफ्लेक्ट कर रही है आज के तारीख में। चलिए रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर बहुत बारीकी से खूबसूरती से अपना व्यू रखा आपने सर। और इस शुक्रवार की आपको एक बार फिर से बधाइयाँ। मतलब ये शुक्रवार अपने आप में कितना